ब्रिज समझो कि आप नेटवर्क है या अरेंजमेंट है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का मेजरमेंट करते हैं। तो ब्रिज को अगर देखें तो दो पार्ट में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका क्या है, डीसी ब्रिज, और एक आपका है एसी ब्रिज। तो एक ऐसा अरेंजमेंट या एक ऐसा ब्रिज जिसमें हम एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दें और वो बेसिकली हमारा जो भी काम है उसे परफॉर्म करे, तो क्या हो जाता है, डीसी ब्रिज। और अगर उसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है एसी सप्लाई की, तो बेसिकली एसी ब्रिज। ठीक है। तो डीसी ब्रिज कब यूज करते हैं, दैट इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, डीसी ब्रिज इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। बट अगर एसी ब्रिज की बात करें तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, फ्रीक्वेंसी, परमिबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है, लॉस और क्या बोल सकते हैं, लॉस फैक्टर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें क्योंकि ये सारी जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है, एसी सप्लाई के साथ ही पिक्चर में आएंगे, तो इसलिए हम उसी के साथ बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ओके। इसके अलावा अगर अपन देखें तो डीसी ब्रिज क्या मेजर कर रहा है, तो मेजर ओनली रेजिस्टेंस, बट इस ये क्या मेजर कर रहा है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखो, जब बात करते हैं डीसी ब्रिज की, यहाँ पे पहले मैं आपको इस ऐसे दिखाता हूँ, मैं इधर देखो, यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। एक है आपका डिटेक्टर और एक है आपका सप्लाई। ये क्या है, डिटेक्टर, और ये क्या है, सप्लाई। तो डीसी ब्रिज में डिटेक्टर क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, एसी ब्रिज में डिटेक्टर क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इस पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो देखो, अगर बात करें कि डीसी ब्रिज, अगर बात करें डीसी ब्रिज, तो डीसी ब्रिज में बेसिकली हम जो यूज करते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं, देखो, एक मिनट, एक, ओके। तो यहाँ पे देखो, छोड़ो उसे, तो ये डिटेक्टर और ये सोर्स। अभी जो सोर्स है, जो सोर्स की बात करें तो सोर्स में फ्रीक्वेंसी का तो कोई काम है नहीं, तो सोर्स में अपन बेसिकली डीसी सप्लाई यूज करते हैं या फिर बैटरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैटरी, डीसी ब्रिज के सोर्स के लिए। बट अगर अगर हम बात करें एसी ब्रिज की, तो यहाँ पे हम एसी सोर्स यूज करेंगे। अब एसी सोर्स मतलब क्या, कि साइनोसोइडल। अब साइनोसोइडल ब्रिज मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डिमांड कर सकता है। लेकिन हो सकता है या फिर ये जो एसी ब्रिज है हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना हो, या फिर लो फ्रीक्वेंसी। अगर लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है फिर तो अपन सप्लाई दे देंगे, क्योंकि हमें पता है इसकी सप्लाई कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। बट अगर इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करना हुआ तो फिर हमें ऑसिलेटर वगैरह यूज करना पड़ता है। ऑसिलेटर क्या करता है, एसी साइनोसोइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है ना। ठीक है क्या? तो वो सारी बातें अभी अपन देखेंगे। तो सोर्स में यहाँ पे डीसी सप्लाई और यहाँ पे एसी सोर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। जैसे देखो, मेनली पूछा जाता है इसका। अच्छा, बात करें अगर कि यहाँ पे क्या यूज किया जाता है एज अ डिटेक्टर, तो यहाँ पे यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या एज अ डिटेक्टर क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, एज अ डिटेक्टर, गैल्वेनोमीटर एज अ डिटेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे बैलेंस डिटेक्टर, बैलेंस डिटेक्टर यहाँ यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किसका बना होता है, तो पीएमएमसी टाइप का, डीसी सप्लाई पे काम करता है ना पीएमएमसी। तो ठीक है। और ये आपका बैलेंस डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या करता है, वो
दिखाता है कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ है। ब्रिज, ब्रिज मतलब जो बैलेंस करता है। तो ए क्या है, सप्लाई है जिससे एक चलेगा, और ए क्या है, डिटेक्टर है जो बताएगा कि चीजें बैलेंस हैं या नहीं है। सोर्स, डिटेक्टर, बात समझ में आ रहा है क्या? ओके। स्पेशली जो एग्जाम इसमें तो फिक्स है। एज अ डिटेक्टर क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर, पीएमएमसी टाइप। एज अ सोर्स क्या यूज करेंगे, डीसी सप्लाई, बैटरी। जो थोड़े बहुत ट्विस्ट होते हैं ना, वो बेसिकली इधर होते हैं। कहाँ पे, एसी ब्रिज में। एसी ब्रिज में अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी चाहिए, कोई ऐसा मेजरमेंट करना है लो फ्रिक्वेंसी, तो आप उसे नॉर्मल लाइन पावर यूज कर लेना, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई है, 50 हर्ट्ज होती है ना। बट अगर हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। बात समझ में आया क्या? हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। क्लियर है क्या? क्योंकि अब मान लो मुझे मेगा हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी चाहिए, अब ये सप्लाई थोड़ी, ये तो 50 हर्ट्ज ही दे रहा है ना हमें। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करने वाले हैं, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ओके। अब बात आती है कि एज अ डिटेक्टर क्या यूज करेंगे, क्या एज अ डिटेक्टर क्या यूज करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब अगर बात करें एज अ डिटेक्टर, तो एज अ डिटेक्टर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चीजें यूज करी जाती हैं। जैसे मान लो 0 हर्ट्ज की बात करें, मतलब डीसी की बात करें, तो डीसी के केस में क्या यूज किया हमने, बोलो बोलो, गैल्वेनोमीटर। वो भी गैल्वेनोमीटर कौन से टाइप का, पीएमएमसी। ठीक है क्या? उसके बाद दूसरा क्या है, मान लो फ्रीक्वेंसी की रेंज 2 से 100 हर्ट्ज तक है। कितना, 2 से 100 हर्ट्ज तक। ठीक है, 2 से 100 हर्ट्ज, या फिर आप ऐसे कर लेना कि 2 से 200 हर्ट्ज कर लो आप, या फिर 200 हर्ट्ज, 2 से 200 हर्ट्ज तक क्या यूज कर रहे हैं एज अ डिटेक्टर, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करेंगे, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 250 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक, 250 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक, तो क्या यूज होगा, हेडफोन गैल्वेनोमीटर, हेडफोन गैल्वेनोमीटर। ठीक है क्या, हेडफोन गैल्वेनोमीटर। उसके बाद 10, मान लो 100 किलो हर्ट्ज तक और आगे, मतलब 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे समझो कि 250 हर्ट्ज के लिए भी अपन ट्यूनेबल एम्पलीफायर गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। तो लाइक कि 100 किलो हर्ट्ज तक क्या यूज करेंगे, ट्यूनेबल एम्पलीफायर गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर, या फिर गैल्वेनोमीटर नहीं भी लिखोगे तो ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर। ठीक है क्या? हेडफोन डिटेक्टर कई बार ये टेलीफोन डिटेक्टर के नाम से भी आ जाता है, याद रखना। किस नाम से, टेलीफोन डिटेक्टर। किस नाम से, टेलीफोन डिटेक्टर। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो ये बेसिकली हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, ऑडियो, जिसे हम सुन सकते हैं। हम कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये हमारा उसमें, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए एज ए डिटेक्टर क्या यूज कर रहे हैं, हेडफोन। वैसे भी हेडफोन लगा के अपन गाना सुनते हैं, तो लाइक जो सुनने लायक है वो हेडफोन डिटेक्टर से हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो एज ए डिटेक्टर फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, हेडफोन गैल्वेनोमीटर या फिर टेलीफोन डिटेक्टर। बात समझ में आई यहां तक, क्लियर है? अच्छा, कोई पूछे कि पावर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इज द आंसर, पावर फ्रीक्वेंसी रेंज किसको बोलते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज को ही बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज, तो पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या?
तो पावर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए क्या यूज करेंगे, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर मतलब 200 हर्ट्ज तक। उसके बाद हेडफोन ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक। उसके बाद आगे अगर बात करें, आगे अगर अपन बात करें तो क्या है, ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब बहुत हाई है, बहुत हाई, तो फिर अपन मतलब मेगा हर्ट्स रेंज में, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे, सीआरओ। अच्छा, इसको आप रेडियो भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आप रेडियो भी बोल सकते हो। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को किससे, तो बेसिकली ट्यूनेबल एम्पलीफायर गैल्वेनोमीटर, और सीआरओ से क्या, मेगा हर्ट्स रेंज, ठीक है, सीआरओ से मेगा हर्ट्स रेंज, ये याद हो जाएगा। तो दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। डीसी में सिर्फ एक ही यूज होगा, कौन सा, डीसी गैल्वेनोमीटर। वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन कब यूज होगा, बोलो, एसी में मतलब लो फ्रीक्वेंसी के लिए, एसी में लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एसी में लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज होगा, तो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो वाइब्रेशन, उसके बाद हेडफोन जो हम सुन सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये हो गया, तो P बाई आर क्यू बाई एस। तो क्या क्या होता है ऐसे, मतलब बैलेंस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो एक तो एक ही इस वाले ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होता। अगर करंट फ्लो होता तो बेसिकली ये जो आपका डीसी गैल्वेनोमीटर होता वो क्या करता, डिफ्लेक्शन शो होता उसमें, ठीक है। क्यों शो होता, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होता। तो डीसी ब्रिज के टाइम पे क्या क्या खास बात होती है, तो एक तो इस ब्रांच में अगर मैं करंट आई मानूं, तो आई जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है क्या, आई जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके अलावा यहाँ देखो क्या क्या है, आई जी की वैल्यू जीरो, वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट डी, वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट डी। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे भी बोल सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू आर। समझ में आया, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, एक ही बात है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। और एक बात और कि जो जितना ड्रॉप यहाँ पे होता है उतना ही ड्रॉप यहाँ पे होता है, ठीक है। खैर, ये तो हो गया डीसी ब्रिज, ये तो हो गया डीसी ब्रिज, ठीक। एसी ब्रिज की बात करें, एसी ब्रिज में पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे सेम कंडीशन सेम है, ध्यान से सुनना, कंडीशन सेम है। क्या है कंडीशन, बोलो, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z3 बाई Z4, यस नो, या फिर और क्या बोल सकते हैं, Z1, बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। बात समझ में आई क्या? अगेन डिटेक्टर में हमें बैलेंस शो होगा, डिटेक्टर में हमें बैलेंस शो होगा, जो कि अब डिटेक्टर में हम क्या यूज करेंगे, अगर 0 हर्ट्ज की थी तो हमने क्या यूज किया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 0 हर्ट्ज के लिए क्या यूज किया, गैल्वेनोमीटर, पीएमएमसी टाइप, ठीक है। 2 से लेके 200 हर्ट्ज तक वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद अप टू 4 किलो हर्ट्ज मतलब रेडियो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, या फिर ऑडियो बोला था रेडियो बोला था, ऑडियो, तो उसके लिए क्या यूज किया, हेडफोन या टेलीफोन डिटेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या था, ट्यूनेबल, और लास्ट में क्या था, सीआरओ, ठीक है। तो वो अलग अलग सिचुएशन में यूज होगी। बाकी सोर्स के लिए एज अ सोर्स अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पावर सप्लाई यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर ऑसिलेटर यूज करेंगे,
समझ में आया? यहाँ पे तो बैटरी यूज करेंगे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, बैलेंस ब्रिज। ओके, अब यहाँ पे समझो जरा कि जब यहाँ पे बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि P बाई आर क्यू बाई एस या पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसे हुआ कुछ, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, बट यहाँ पे क्या हुआ बताओ जरा, Z1 Z4 Z1 Z4 Z2 Z3। अभी जो Z1 है, ये जो Z1 है, ये क्या हो सकता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो लाइक कि अपन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड Z1 एंगल थीटा 1। बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जांपल काम करता हूं मैं, सिर्फ इसी डीसी ब्रिज का तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, इस पे ही बात करता हूं मैं, इस पे, एसी ब्रिज पे। देखो क्या है, एसी ब्रिज, एसी ब्रिज, बताइए क्या था, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। अब एक बात समझो आप, ये जो Z1 है, ये प्योर रजिस्टिव तो नहीं होगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि R प्लस जे ओमेगा एल जैसा कुछ हो सकता है, या फिर R प्लस जे एक्स जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसको, ये तो हो गया कौन सा फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, यस या नो। बट हमें प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट के लिए कौन सा, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है बताओ जरा, मॉड ऑफ जेड एंगल ऑफ थीटा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे निकालेंगे, व्हाट इज मॉड जेड, एनीवन, अब तो बता दो। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट अबाउट थीटा, tan इनवर्स एक्स अपॉन आर। खत्म होने वाला है सब कुछ, अब भी नहीं बता पाओगे तो कब बताओगे? पहला सब्जेक्ट है ये, नेटवर्क। खैर, एसी सर्किट में बताया ना ये सारी चीजें। तो अब बताओ Z1 क्या है। तो अगर मैं इसे पोलर में लिखूं तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, मॉड Z1 एंगल थीटा 1। समझ में आ रहा है क्या? चलो Z4 का बोलो, मॉड Z4 एंगल थीटा 4। इधर बोलो, मॉड Z2 एंगल थीटा 2 एंड मॉड Z3 एंगल थीटा 3। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ये? अब मैग्नीट्यूड वाले को, अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन होंगे, जो एसी ब्रिज होता है ना, दो कंडीशन को फुलफिल करता है। कौन कौन से दो कंडीशन, एक होता है मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एक होता है एंगल क्राइटेरिया। यहां तक हो गया? देखो, एक तो ये पहला क्राइटेरिया है, ये पहला क्राइटेरिया, हालांकि मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करने वाले हैं। अब दूसरा देखो, अब यहां से पहले हम मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z4 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3। दिस इज द मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। और एक क्या होता है, एंगल क्राइटेरिया। व्हाट इज एंगल क्राइटेरिया, एनीवन? अब एंगल क्या होते हैं आपस में, प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ थीटा 1 प्लस, सॉरी, थीटा 4 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ थीटा 2 प्लस
थीटा 3, इसको क्या बोलते हैं? एंगल क्राइटेरिया। तो डीसी ब्रिज में सिर्फ एक क्राइटेरिया है, दैट इज मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, जिसमें आप दो ऐसे किया ना आपने, देखो यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया था, देखो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पे देखो दो क्राइटेरिया है, एक आपका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो एडजेसेंट ब्रांचेज है ना उनके एंगल का सम बराबर होना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे मतलब ये लिखना नहीं है, बस ऐसे ही एक बार सारा रिकॉल कर लो क्या क्या है। डीसी ब्रिज यूज ओनली फॉर रेजिस्टेंस, यूज फॉर फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर, कैपेसिटर, क्वालिटी फैक्टर एंड ऑल, वो सारी चीजें। यहाँ पे क्या यूज करते थे, वही गैलोनोमीटर, ठीक है, जिसको डी आर्सेनल गैलोनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक, पीएमएमसी टाइप। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वाइब्रेशनल गैलोनोमीटर, ठीक है, किसके लिए, पावर फ्रिक्वेंसी के लिए, और हेडफोन कप के लिए 20 किलो हर्ट्ज तक के लिए, सीआरओ वगैरह मतलब ट्यूनेबल एम्पलीफायर रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है, सारी बातें हमने कर रखी है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ किसका बैलेंस करना होता है, मैग्नीट्यूड का बैलेंस, बट यहाँ पे किसका किसका बैलेंस करना होता है, मैग्नीट्यूड बैलेंस एज वेल एज फेज बैलेंस। मैग्नीट्यूड बैलेंस का कंडीशन बताओ, Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3। ये रटना नहीं है, जस्ट अभी मैंने करवाया तो उसके हिसाब से। अदरवाइज आपको कैसे याद रखना है कि जो एडजेसेंट ब्रांचेज है ना, जैसे वो तो डायग्राम पे डिपेंड करेगा ना, Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z3 बाई Z4, या फिर Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो दो कंडीशन और फुलफिल करानी पड़ेगी। कौन कौन, एक आपका मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और दूसरा आपका एंगल क्राइटेरिया या फेज क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया या फिर फेज क्राइटेरिया। क्लियर इतनी बात, एंगल क्राइटेरिया या फिर फेज क्राइटेरिया। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो ये था हमारा बेसिक, बेसिक मतलब लाइक की डिफरेंस बिटवीन एसी ब्रिज एंड डीसी ब्रिज। समझ में आ गया सबको, बैलेंस की कंडीशन भी समझ में आ गई है, ठीक है, इसमें दो कंडीशन लगे उसमें। अब यहाँ से मेन ब्रिज स्टार्ट होगा, तो पहले कौन सा ब्रिज पढ़ेंगे, डीसी ब्रिज, ठीक है। अब डीसी ब्रिज बेसिकली किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्योर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम मेजर करने जा रहे हैं, तो उसके पहले हम बेसिकली रेजिस्टेंस को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के तीन क्लासिफिकेशन है, कौन कौन, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और आपका हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सर लो किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं और हाई किसको बोलते हैं, तो वो सारी चीजें समझते हैं। देखो जरा, लो रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, तो 1 ओम से रेजिस्टेंस कम है तो उसको क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस। 1 ओम से ज्यादा और 100 किलो ओम से कम है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस। और 100 किलो ओम से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, हाई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही क्या? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस किसको, लेस देन 1 ओम, मीडियम किसको, 1 से ज्यादा और 100 किलो ओम से कम, और हाई रेजिस्टेंस किसको, तो 100 किलो ओम से ज्यादा। अब 1 ओम से कम रेजिस्टेंस आप कहां कहां आपने देखा हुआ है या कहां कहां ऑब्जर्व करा हुआ है, बोलो। 1 से कम, देखो यहाँ पे जितने भी आर्मेचर वाइंडिंग होती है मशीन की, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम से क्या होता है, कम। बात समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है ना, जितने भी ऐसे वाइंडिंग है जो कॉपर वाइंडिंग है, उनकी जो हम बेसिकली वाइंड रेजिस्टेंस रखते हो वो कोशिश करते कि 1 से क्या हो, कम हो। या फिर अर्थ कंडक्टर रेजिस्टेंस, मतलब जो हम बेसिकली ड्यूरिंग फॉल्ट
अर्थ कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा ना जमीन में, वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे पावर स्टेशन वगैरह के आसपास जो बहुत बड़ा मतलब पावर प्लांट है या फिर कोई सब स्टेशन है, वहां पे रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होनी चाहिए। जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस होता है ना, 1 ओम से, हाँ 0.5 होना चाहिए, तो बेसिकली 1 से कम होना चाहिए। तो वो सब लो रेजिस्टेंस में आ जाता है। बाकी मैक्सिमम किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया या फिर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा होता था ना, आर्मेचर का कम होता था बट शंट को अपन जानबूझ के ज्यादा रखते थे। और पोटेंशियोमीटर, स्लाइड वायर रेजिस्टेंस, तो ये सब मीडियम रेजिस्टेंस में आ जाता है। हाई रेजिस्टेंस, डायोड फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता था या फिर कम करता था, बट रिवर्स बायस में इनफाइनाइट करना चाहिए था, बट 10⁶ करता था, तो किस में आ जाएगा, हाई रेजिस्टेंस में। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस में। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कितना होना था, आइडियली इनफाइनाइट, बट वो 10⁶ होता है, तो वो आपका हाई में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। 100 किलो मतलब 10 के पावर, बोलो 10 के पावर 5 ओम, ठीक है ना। अगर ये ब्रिज वाला चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा, आप ये मान के चलो कि लगभग आपका 70 से 80% मेजरमेंट जहां से क्वेश्चंस आते हो आपका खत्म हो जाएगा। बड़े लिख लिया। अब क्या पढ़ना है हमने, हमने ये देखना है कि अलग अलग मेथड क्या यूज करे जाते हैं। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड, केल्विन डबल ब्रिज, उसी केल्विन डबल ब्रिज मेथड्स में केल्विन डबल ब्रिज। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये पोटेंशियोमीटर ना लो रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है और मीडियम को भी करता है, इसलिए मैं किसी एक में नहीं रखूंगा, ठीक है क्या। तो क्या क्या है, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मैं यहां भी रख रहा हूं क्योंकि एस केल्विन डबल ब्रिज क्या है ना, हमेशा 1 से कम को ही मेजर करेगा, बट पोटेंशियोमीटर के साथ ऐसा नहीं है, वो 1 से कम को भी कर सकता है और 1 से ज्यादा को भी कर सकता है, ठीक है क्या। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि लो मीडियम रेंज, समझ रहे हो क्या, लो मीडियम रेंज, मतलब आप ये समझो कि लेस देन 10 ओम। समझ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं, पोटेंशियोमीटर के लिए, ठीक है। तो सर अगर लो रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या हम पोटेंशियोमीटर को आंसर करेंगे, एक ही शर्त पे करेंगे, क्या ऑप्शन में क्या नहीं होना चाहिए, केल्विन डबल ब्रिज। बात समझ में आ गई। अगर ऑप्शन में है केल्विन डबल ब्रिज, फिर तो बिना सोचे समझे आप उसी के साथ जाओगे, क्लियर है, तो ये बात को आप ध्यान रखोगे। चलिए मेन, अब इधर आ जाओ, क्या क्या है, अमीटर, वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर, अमीटर मेथड, ओम मीटर मेथड, उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये आपका है कैरी फॉस्टर ब्रिज, कैरी फॉस्टर ब्रिज। समझ में आया क्या। अब इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर सकते हो, क्या, WASCO, वैस्को, ठीक है। अब W से क्या होगा, बोलो, व्हीट स्टोन ब्रिज। ए से क्या होने वाला है, अमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर अमीटर, वो दोनों आ जाएगा। यस से क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सी से क्या होने वाला है, कैरी फ्रॉस्टर ब्रिज। और ओ से क्या होने वाला है, ओम मीटर। समझ में आया। तो ये वर्ड वास को याद रखना, अगर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि लो में सिर्फ एक ही है तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, केल्विन डबल ब्रिज। और मीडियम में आपका ये हो जाएगा। और मेगर तो पता ही है आपको, अगर बात करें हाई रेजिस्टेंस की, तो एक तो मेगर या फिर मेगा ओम ब्रिज, मेगर या फिर मेगा ओम ब्रिज, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये चारों मेथड वैसे भी याद हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा सा यहाँ पे होता है,
तो इसलिए मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज लिखवा दी गई है आपको। डन। तो मेगर, मेगा ओम ब्रिज, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। सर वो दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, ये याद है, इसको ट्रिक से याद कर लो, जो बचेगा उधर डाल देना। अरे वो समझ में, मान लो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ए तो याद हो जाएगा ना, वेस्को, WASCO, तो जो बचेगा उधर डाल देना अगर इन केस ऐसा लगता है, क्योंकि मेगर तो नहीं भूलता। बाकी इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती, माइट भी कल को डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड वगैरह हो। डन। तो लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और आपका हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है सबको? चलिए अब क्या करना पड़ेगा अब। अच्छा ये तो चलो यहाँ हो गया, ये याद हो गया। चलो जल्दी बताओ, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन किसके लिए? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन किसके लिए? हाई रेजिस्टेंस। और कैरी फ्रॉस्टर ब्रिज मीडियम के लिए, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज मीडियम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद कैल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस के लिए। अमीटर अमीटर बोल्ट मीटर मीडियम के लिए, ठीक है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड हाई रेजिस्टेंस के लिए, मेगर हाई रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है क्या। चलो तो ये तो हो गया डीसी ब्रिज। यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? एसी ब्रिज। हालांकि इसको मैं अलग से स्टार्ट करूंगा, बट एक बार चीजें याद कर रहे हैं तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ताकि हमें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं ये लोग, ठीक है ना। बाकी जब मैं एसी ब्रिज स्टार्ट करूंगा तो फिर से याद करवाऊंगा, तो एक दो बार लिख के रखेंगे तो याद हो जाएगा हमें। चलिए, हालांकि इसको मैं दो चार बार तो डिस्कस करा ही चुका हूं, ठीक है। कि इंडक्टेंस के लिए ट्रिक बताओ क्या था, बोलो। जैसे घर में होम वगैरह होता है ना, होम समझते हो ना? होम, यहाँ पे बोलते ही नहीं उसको, हवन को होम वगैरह, नहीं? चलो घर वाला ही होम ले लो आप, हाउस होम, ठीक है। लेकिन उसको संस्कृत में बोलना है, क्या बोलोगे आप? बोलो क्या? होमम, क्योंकि याद रहेगा तभी तो कर पाओगे ना ये। क्या है? होमम, ठीक है। ओके। तो देखो, पहले तो सब ऐसे डायरेक्टली इससे थोड़ी याद होगा, पहले तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एच फॉर क्या है? हेज ब्रिज। पहले तो आप दो चार बार ना ये नाम याद करने की कोशिश करना कि होता क्या क्या है। हेज ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस, एक होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस, एक होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। क्या है? एक क्या होता है? मैक्सवेल इंडक्टेंस जिसमें कैपेसिटेंस नहीं होता, और एक होता है उसी का अपडेटेड वर्जन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, हेज ब्रिज, उसके बाद ओवेंस ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, और एक आपका बेसिकली क्या है? एंडरसन ब्रिज। क्या है? एंडरसन ब्रिज, ठीक है। तो इसको अपन यहां से याद कर सकते हैं होमम से। तो एच फॉर हेज ब्रिज, ओ फॉर ओवेंस ब्रिज, एम फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ए फॉर एंडरसन ब्रिज, और एम फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है क्या। मतलब देखो इतने ढेर सारे मेथड हैं, बट मैं चाहता हूं कि जैसे ही सेशन खत्म हो आपको सारे मेथड्स याद हो जाएं, एटलीस्ट ये तो पता चली जाए कि किसके लिए यूज करते हैं। तो ए होमम वर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बात करें अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहां पे आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या? हैवी कैंप, ठीक है क्या। जैसे आप कहीं ट्रैकिंग करने गए हो और 8-10 लोग हैं, तो आपको कैसा कैंप चाहिए?
हैवी कैंप। तो अगर आप मतलब वहां पे साथ रहना चाहते हो, ठीक है, म्यूचुअली साथ रहना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, हैवी कैंप। तो इससे क्या याद आ जाएगा, हैवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, और कैंप से कैंपेबल ब्रिज। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हैवी साइड और कैंपेबल, हैवी साइड और कैंपेबल। उसके बाद तीसरा क्या है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। इसके लिए तुम्हें खिलाड़ी का नाम बताया था, याद है? शिखर धवन। ठीक है, तो सी से क्या हो जाएगा, सियरिंग ब्रिज। सी से क्या हो जाएगा, सियरिंग ब्रिज। धवन से, ध से क्या हो जाएगा, डिसॉर्टिज। डिसॉर्टिज मॉडिफाइड डिसॉर्टिज, डिसऑर्टिज मॉडिफाइड डिसऑर्टिज, मतलब डिसऑर्टिज में लॉस फैक्टर मेजर नहीं कर पाता था, तो हमने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया। तो डिसऑर्टिज के साथ मॉडिफाइड डिसऑर्टिज, और देन शेयरिंग ब्रिज। और शेयरिंग ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो, दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो। बात समझ में आ गई क्या? ओके। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो याद है ना, कैसे बताया था, डब्लू, डब्लू मतलब ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। तो एफ से फ्रीक्वेंसी, या फिर डायरेक्टली ओमेगा से आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो। तो जो वेन है, अच्छा इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, हम इसमें इसको रिलेट करने लगते हैं। तो डब्लू पहले होना चाहिए, बीच में नहीं। हम जो भी शब्द ले रहे हैं वो सब पहला लेटर ले रहे हैं ना। तो आप ये नहीं कि ओ वेन्स आपके सामने आया और आपको ओ ना दिखा, आपको सिर्फ डब्लू दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि वो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला लेटर होना चाहिए। तो वेन्स ब्रिज दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? याद हुआ सारा? 50 से 60% चांस है कि, 50 क्या, 70 से 80% चांस है कि क्वेश्चन इन्हीं जितना भी करा है ना, इस चैप्टर की बात करें तो यहीं से होने वाला है। बट अपन तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मेजरमेंट आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि है नहीं कुछ इसमें। हाँ ये है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दोगे आप, क्योंकि आसान तो है बट भूल भी जा सकता है, स्पेशली जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। खैर, लिख लिया? चलो जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ, आप आंसर देते चलो, ठीक है? ओके, आप ये बताओ, कॉम्पबेल ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, ठीक है क्या? ओके, ओवेंस ब्रिज इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेन्स ब्रिज की, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, ठीक है, वेन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। हेज ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस, हेज ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस। मॉडिफाइड डिसऑर्टिज कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। एंडरसन ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। और हैवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। हमारी बात समझ में है? ठीक है, ओके। अब दूसरे तरीके से बोलते हैं, चलो बताओ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा? वेन्स ब्रिज, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बताओ? हैवी साइड और कॉम्पबेल, ठीक है, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए स्टार्टिंग से बताओ, एक से। आप दिमाग में रखो होमम, HOMAM। H फॉर हेज ब्रिज, O फॉर ओवेंस ब्रिज, M फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, A फॉर एंडरसन, M फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कैपेसिटर के लिए, क्या क्या था? शेयरिंग ब्रिज और डिसऑर्टिज और
मॉडिफाइड डी शॉर्टेज। बस हो गया याद, ठीक है क्या? ओके, अब यहाँ पे एक टर्म है, अब आगे अपन डीसी ब्रिज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक टर्म है, कुछ टर्म है, उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एक टर्म है क्या, सेंसिटिविटी। तो क्या होता है सेंसिटिविटी? तो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन आउटपुट टू अ स्मॉल चेंज ऑफ इनपुट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, सेंसिटिविटी स्मॉल चेंज इन आउटपुट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन इनपुट, ठीक है क्या? या फिर अगर हम इनपुट में थोड़ा भी चेंज करें तो आउटपुट में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। चलिए, तो यहाँ पे 3 सेंसिटिविटी है, कौन कौन? ब्रिज के केस में करंट सेंसिटिविटी। एक बात समझो आप, ब्रिज में जब भी होगा हमेशा आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना, आउटपुट के नाम पे आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, थीटा अपॉन, और इनपुट में आप क्या चेंज करने वाले हो, करंट। बोलो, अरे करंट सेंसिटिविटी, इनपुट में आप क्या चेंज करोगे, करंट। ठीक, इधर आ जाओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यस भी, इसका बताओ क्या होने वाला है, डिफ्लेक्शन होगा, मतलब थीटा अपॉन वोल्टेज, थीटा अपॉन वोल्टेज। बात समझ में आ रही क्या? बट अगर बात करें अगर ब्रिज सेंसिटिविटी की, ब्रिज सेंसिटिविटी एस बी, इसका पता है क्या होता है, थीटा अपॉन डेल आर अपॉन आर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेल आर अपॉन आर। ओके, अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, तो एमएम पर मिली एम्पियर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एमएम पर मिली वोल्ट, ठीक है क्या? टाइप की मतलब ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कई बार। तो सेंसिटिविटी के लिए 3 टर्म्स याद रखना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और आपका ब्रिज सेंसिटिविटी। डन, ओके। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आ जाओ इधर। तो अब हम एक एक मेथड को उठाएंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस में कौन कौन है, केल्विन, डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है क्या? केल्विन, डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो चलिए, सबसे पहला मेथड क्या है आपका, केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन डबल ब्रिज क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो डबल ब्रिज क्यों बोला जा रहा है, अगर अगर मान लो सिर्फ ऐसे देखो आप, इसे साइड में रख दो आप, इसे छुपा दो आप, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं आपको, पी बाई आर क्यू बाई एस, यस या नो। तो एक ब्रिज तो ये वाला है, इसको मिला के एक ब्रिज हुआ, बट इससे क्या हो रहा था कि एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब हम मेजर कर रहे थे तो वो जो लीड है उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना। वो सारी चीजें, जैसे देखो अगर आप 100 ओम मेजर कर रहे हो तो आपके लिए 1 ओम मायने नहीं रखता, बोलो हाँ या ना। बट अगर आप 1 ओम मेजर कर रहे हो या फिर 0.5 ओम मेजर कर रहे हो तब तो 1 ओम बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप सब्जी की दुकान पे गए तो सब मतलब आपने बोला कि 1 किलो सब्जी दे दीजिए, तो 1 किलो के अलावा कभी कभी क्या होता है 40-50 ग्राम ज्यादा दे देते हैं ना। सुनार के पास चले जाओ, वो दे देगा 40-50 ग्राम ज्यादा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू को मेजर करो। जब मुझे पता है कि लो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वहां पे छोटा सा भी रेजिस्टेंस हमारी पूरी रीडिंग को चेंज कर देगा ना। कि एक 0.5 ओम को ही था, मुझे पता था कि 0.5 ओम आना है, अब उसी में वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम वो अलग से कंसिडर कर लिया, फिर तो पूरी रीडिंग चेंज हो गई ना। तो इसमें हमें उस वायर के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम केल्विन डबल ब्रिज, इसलिए डबल ब्रिज। तो दूसरा ब्रिज क्यों, एक्चुअली दूसरा ब्रिज हम यूज इसलिए यूज कर रहे हैं टू एलिमिनेट एरर फ्रॉम लीड, लीड मतलब
जिस जो वायर वायर लगाया होगा ना सारा अरेंजमेंट, लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, समझ में आया क्या? तो इट इज मॉडिफाइड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट यूज्ड specifically to measure very low resistance that are typically less than 0.1 ohm। बात समझ में आया क्या? तो इट इज मॉडिफाइड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट यूज स्पेशली टू मेजर वेरी लो रेजिस्टेंस दैट आर टिपिकली लेस देन 0.1 ohms। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल ब्रिज बिकॉज इट कंटेन्स टू सेपरेट सेट ऑफ रेशियो आर्म टू एलिमिनेट एरर फ्रॉम लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो जब हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हम वो छोटी से छोटी चीज को भी इग्नोर मतलब कंसीडर करके उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इग्नोर मतलब उसकी वजह से आने वाले एरर को कम करने की सारे तरीके अपनाएंगे, इसलिए इसे डबल ब्रिज बोला जाता है। आगे बात समझ में? तो दिस इज द ओनली ब्रिज जहां पे हम डबल ब्रिज यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए। जैसे वही है कि अब जो यहाँ पे सब्जी की दुकान पे जो तराजू है, आप उससे सोना चांदी तो नहीं तौल सकते ना, समझ रहे हो क्या? तो वहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट अलग होना चाहिए ना, वहां पे छोटी से छोटी वैल्यू को भी क्या करे, वो पॉइंट आउट करे, मेजर करे उसको। क्लियर है लाइन है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो क्या है, मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन टेस्ट लीड एंड रजिस्टर। मतलब ए जो केल्विन डबल ब्रिज है, ए इसमें क्या होगा कि वो जो भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा उससे उसको ही क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इसके बाद हाई सेंसिटिविटी एंड हाई प्रिसीजन टू मेजर लो रेजिस्टेंस कौन देगा, केल्विन डबल ब्रिज। मतलब लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है और प्रिसीजन भी इसका अच्छा होता है। ठीक, तो अच्छा एक बात और, केल्विन डबल ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ 4 टर्मिनल लो रेजिस्टेंस, 4 टर्मिनल लो रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना था, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मेजर करना था। यहाँ पे देखो 4 टर्मिनल हैं, 1 2 3 4, समझ में आया क्या? इसलिए क्या बोला जा रहा है, केल्विन डबल ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ 4 टर्मिनल लो रेजिस्टेंस। अच्छा 4 टर्मिनल मतलब ये अलग से कोई स्पेशल वायर नहीं है, 4 टर्मिनल मतलब इट्स लाइक कि हमने जानबूझ के उसे अरेंज करा है ताकि हम उसका एक्यूरेसी के साथ क्या निकाल सकें, आंसर।